Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, all. Is my voice clear to all? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, Chalo, let us start the class. Let us talk about yesterday's homework. तो कल जो होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर सेकंड, नो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट? यही दो थे। Yes, sir. Yes, sir. तो हो गए इजीली? yes, sir. चलो, Yes, sir. sir. तो मुझे बताओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये सेकंड टर्म क्या आया? व्हाट इज द सेकंड टर्म? क्वेश्चन नंबर थर्ड का 13/2. 13/2। ओके, 13/2, ठीक है। और उससे नेक्स्ट टर्म 8. एग्जैक्टली 8। ओके, देखो अब यहाँ पे वैसे तो ठीक ही है, लेकिन देखो बेटा, मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जिस भाषा में क्वेश्चन है उसी भाषा में आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन में कुछ टर्म्स जो हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखे हुए हैं, राइट? तो हम भी क्या करेंगे, ये 13/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, समझते हो ना? व्हाट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, इम्प्रॉपर है, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोलो 13/2 को क्या लिखेंगे? 6 1/2. 1/2। इसको मैं 6 1/2 लिखूंगा, 13/2 नहीं लिखूंगा, बिकॉज क्वेश्चन में भी मिक्स फ्रैक्शंस दिए गए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सही कर लेना, पूरा कंप्लीट कर देना उसको। तो इट इज 6 1/2। अब चलो इसको चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई। तो 6 1/2 का मतलब क्या होता है? 6.5, है ना? Yes, sir. तो 5 से 6.5, आप सोचो 5 बजे से 6:30 बजे कितने घंटे का डिफरेंस हो गया? 1.5. 1.5. 1.5 या 1.5 घंटा जिसको अपन बोलते हैं। 1.5 घंटा और जोड़ देंगे तो 8 बज जाएंगे। Yes, sir. और Yes, sir. वापस से 1.5 घंटा जोड़ देंगे तो 9:30 बज जाएंगे। Yes, sir. तो 1.5 आवर्स का यहाँ पे डिफरेंस, 1.5 आवर्स का यहाँ पे डिफरेंस, 1 तो ये वैलिड है ना आईपी? तो ये भी हमको चेक करना है लास्ट में। चलो फोर्थ देखते हैं, बोलो। -4 के बाद अगला टर्म क्या निकाला आपने? -2. -2. से अगला? 0. से अगला? 2. से अगला? 4. ठीक है। तो गैप कितने कितने का है? 2 का गैप है, +2 +2 +2 अगेन +2 एंड लास्ट में भी +2 हो रहा है। तो 2 का गैप है, तो वैलिड एपी हो गई ना? सर हाँ बोलो। सर एक बार ये वाला बता दो ना, हमारा निकला ही नहीं। ये वाला निकला ही नहीं। देखो A1 गिवन है बेटा, A1 को एक्सपेंड कैसे करेंगे बोलो? A1 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? A + D। A+D, आर यू श्योर? A1 को A+D से करते हैं क्या? वो तो A2 को करते हैं। A1 को कैसे एक्सपेंड करेंगे बोलो? बोलो, बाकी बच्चे जवाब दो। और 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यानी A6 है। A6 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? A + 5D. A1 की वैल्यू है -4 और A6 की वैल्यू है 6। तो A तो एज इट इज आ गया 4 -4। अब A की वैल्यू -4 को इधर पुटअप कर दो तो वहां से D आ जाएगा। -4 + 5D = 6। 5D = -4 उधर जाएगा, +4 बनेगा, 6 + 4 10 होता है। तो D आ जाता है 10/5 यानी 2। तो अब तो आ गया, अब तो D2 आ गया और A -4 आ गया। अब तो निकाल लोगे बाकी टर्म्स? यस सर। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ये गलती करी कि आपने A1 को A + D से एक्सपेंड कर दिया, राइट? जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये किया आपने? यस सर। ठीक है। तो A1 को A + D से नहीं करना है, A1 को A से ही एक्सपेंड करना है। A1 के अंदर D तो है ही नहीं, A1 भी फर्स्ट टर्म है, A भी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में D जुड़ा है, तो A2 को एक्सपेंड करेंगे A + D से। क्लियर है ना अभी सभी को? Yes, sir. देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वैसे ही इस क्वेश्चन को तो आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो, -4 फिर 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक, 4 ब्लैंक एंड 6। तो पहला और आखिरी टर्म गिवन है।
तो पहला और आखिरी टर्म में डिफरेंस कितने का ये देखो, मान लो ये 0 है, फिर ये 1, फिर 2, ऐसे करते 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 6 तक है, और इधर -1 -2 नंबर लाइन पे इनको डाल देते हैं ना, ऐसे करते करते लास्ट का है -4। तो आप खुद सोचो -4 से 6 तक में कितना डिफरेंस है भाई। 6 कदम तो Yes. यहाँ पे, 6 स्टेप्स यहाँ पे और 4 स्टेप्स पीछे, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 10 कदम का फासला है। समझ आया? Yes, sir. अब 10 कदम का फासला Yes, कितने sir. कितने कितने स्टेजेस में हमको कवर करना है? 1 2 3 4 5, 5 स्टेज में मुझे 10 कदम का फासला तय करना है। ऐसे मानो 10 किलोमीटर चलना है और 5 जगह रुक रुक के चलना है, तो कितने किलोमीटर पे रुकोगे? 2 किलोमीटर पे रुकोगे, 2 2 2 2 2 हो जाएंगे 10 किलोमीटर पूरे। तो यानी कि आप 2 ऐड करते जाओ। -4 में 2 ऐड किया, -2, -2 में 2 ऐड किया, 0 पे आया भाई। यहाँ से पहले मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ से 0 पे आया, फिर 0 से 2 पे आया, फिर 2 से 4 पे आया, फिर 4 से 6 पे आया, 2 पे आया, 4 पे आया, 6 पे आया। तो इजी है ना? ठीक है। क्वेश्चन को हर एक अप्रोच से करना सीखो, कॉन्सेप्चुअली भी करना सीखो, ओरली भी करना सीखो। इसको मतलब मतलब एक जैसे अपन कहते हैं पजल गेम मानते हुए इसको सॉल्व करना सीखो। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us move to question number 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनना। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये मान के चलो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया एक्सरसाइज का, अब मेन क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं एक्सरसाइज के। देखो क्वेश्चन समझना, मुझे ध्यान से पढ़ना। विच टर्म ऑफ द एपी दिस, ये एक एपी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इज 78। बताओ इस क्वेश्चन का अर्थ समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसके Yes, sir. नाम बताते जाओ। सोनाक्षी, सोनाक्षी को निशिता, बस 2 को, धैर्य को आ गया, दीपेश को आ गया, बस 4, Yes. यश को आ गया, सर मेरे को अच्छा नाम रखा है। ये मेरे को किसका नाम है? शिवम को। अच्छा नेक्स्ट, कुणाल सर, कुणाल को भी आ गया, मोहित को भी आ गया, बस अनुष्का। सर मेरे को भी आ गया। दिव्यांग को भी आ गया। चलो दिव्यांग समझाओ। दिव्यांग को मतलब समझ आ गया? दिव्यांग समझा ना? यस सर। धैर्य आप समझा ना? सर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे कह रहा है, ये जो एपी दी हुई है अपन को, ये एपी सीरीज, इसके अंदर जो 78 टर्म है ना, वो क्या है? गलत, आपने बिल्कुल मिस्टेक। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? शिवम बोलो, शिवम बोलो, शिवम। सर मैं बताऊं, शिवम ये ना बोलो। मतलब इन्होंने टर्म एपी है और है ना, मतलब कौन सी टर्म एपी है, कोई सी भी, जो है ना टोटल 78 के इक्वल है। टोटल 78 के, समझ नहीं आया। सर मैं पूरा क्वेश्चन और आंसर भी बता सकता हूँ इसका सॉल्यूशन। चलो धैर्य ने तो गलत बता दिया। दीपेश आप बताओ। सर ये जो अपन को सीरीज या फिर एपी गिवन है ना, इसके अंदर ये 4 टर्म्स है और आगे डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट है, तो इसके अंदर 78 भी एक टर्म है। जो कौन सी टर्म है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। वेरी गुड। देखो 3 है फर्स्ट टर्म, 8 है सेकंड टर्म, ध्यान से सुनना, दे रहे 13 है थर्ड टर्म, 18 है फोर्थ टर्म। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। टर्म का मतलब होता है पद, ये चौथा पद। ऐसे करते करते ये इनफाइनाइटली एपी चलती जा रही, डॉट डॉट डॉट। तो इस एपी में कहीं ना कहीं 78 भी आएगा। तो वो 78 कौन से नंबर पे आएगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। कौन सा पद, इस एपी का कौन सा टर्म 78 है? जैसे मैं पूछूं इस एपी में कौन सा टर्म 8 है, बताओ कौन सा टर्म 8 है इसमें? सेकंड टर्म। भाई 8 कौन सी पोजीशन पे बैठा है? सेकंड पोजीशन पे बैठा है। आंसर विल बी सेकंड टर्म। और मैंने कहा कौन सा टर्म 18 है, बताओ? फोर्थ।
तो सिमिलरली ऐसे पूछा गया कि कौन सा टर्म 78 है। अब ये 4 तो दिखाई दे रहे हैं, तो फटाफट से देख लिया कि ये दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर, लेकिन 78 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मतलब है तो सही आगे कहीं, लेकिन अब ये बहुत आगे चल के होगा, तो इतनी बड़ी एपी ये दे नहीं सकता। तो इसने 4 टर्म्स की एपी दे दी और फिर इसने कह दिया कि अब आगे आप खुद देख लो भाई 78 कहाँ पे आएगा, और मुझे बताओ 78 कौन से नंबर पे आएगा। क्वेश्चन अब समझ में आया सभी को? धैर्य समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब धैर्य आप क्या कह रहे थे? देखो, आप ये कह रहे थे कि ये एक एपी है जिसमें 4 टर्म्स तो दिख रही हैं, और इसमें से 4, 5, 6, 7, 8 चलते 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 78th नंबर पे कौन सी टर्म होगी? आपने ये आंसर दिया, जबकि असली मीनिंग ये है कि 78 कौन सी टर्म पे आएगा। दोनों बातों में डिफरेंस है। 78th टर्म कौन सी है? देखो ध्यान से सुनो फिर से बच्चों, यहीं पे बात होती है इस चैप्टर के अंदर। ये 2 सेंटेंस का अर्थ, ये 2 सेंटेंस का डिफरेंस जिसने समझ लिया, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। एक सेंटेंस लिखा मैंने, 78th टर्म कौन सी है, और एक सेंटेंस मैंने लिखा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 78 कौन सी टर्म है। दोनों बातों में डिफरेंस है या नहीं है? सर है। यस सर। यस सर है। सबको समझ में आ रहा है दोनों बातों का डिफरेंस? एक Yes, बार sir. पढ़ने में हमको ऐसा लगता है Yes, कि ये दोनों बातें एक ही हैं, एक ही क्वेश्चन है, हमको ऐसा लगता है पहली बार में पढ़ने में, लेकिन बेटा दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी हैं। पहले क्वेश्चन में 78th नंबर की टर्म पूछ रहा है, यानी पोजीशन देके वैल्यू पूछ रहा है कि 78 टर्म्स तक आप जाओ। जैसे 1, 2, 3, 4 टर्म्स तो ये हैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ऐसे करके 78वीं टर्म पे कौन सा नंबर बैठा है वो वैल्यू बताओ। इसमें तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है। इसमें वैल्यू दे दी, इसमें वैल्यू खुद ने दे दी कि 78 कहीं ना कहीं तो बैठा है। अब आप पोजीशन बताओ कौन सी पोजीशन पर बैठा है, इसमें पोजीशन पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस यस सर। सर। ठीक है, अब ये तो सारी बातें अपन समझ गए, लेकिन क्या होता है, इतना सब कुछ समझने के बाद भी एग्जाम में प्रेशर होता है, हम उल्टा कर देते हैं। हमको उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम, मतलब पोजीशन का क्वेश्चन आता है हम वैल्यू में आंसर दे देते हैं, या वैल्यू का क्वेश्चन आता है तो पोजीशन में आंसर देते हैं। क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमसे गलती ना हो? तो बेटा ध्यान से सुनना आप जो मैं कह रहा हूँ, इसमें गलती ना हो उसके लिए आपको इस शब्द को पकड़ना है, TH। अगर TH लगा हुआ है, जैसे मान लो 78 TH लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज द पोजीशन, दैट मीन्स दिस इज द पोजीशन। और जो पोजीशन होती है उसको n की वैल्यू के रूप में रखना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जिसमें 78 के आगे TH लगा हुआ है, उस क्वेश्चन में आप n की वैल्यू 78 ले लेंगे, क्योंकि पोजीशन जो भी होगी n की वैल्यू वही होगी। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में TH लगा हुआ है क्या, चेक करो। नो No, सर। sir. तो फिर ये 78 ये क्या है, ये वैल्यू है। और वैल्यू को कभी भी n की वैल्यू नहीं देंगे, तो वैल्यू को किसकी वैल्यू देंगे? वैल्यू को an की वैल्यू देंगे। किसकी वैल्यू देंगे? यानी इस क्वेश्चन में an की वैल्यू 78 रखनी पड़ेगी, ना कि n की वैल्यू 78 रखनी पड़ेगी। अगर th लग जाए तो n की वैल्यू रख दो, अगर th ना लगे तो an की वैल्यू रख दो। बोलो मेरे साथ में, अगर th लग जाए तो वो वैल्यू किसकी है? n की है। अगर th ना लगे तो वो वैल्यू किसकी है? an की। ठीक है, अगर th लग जाए तो वो वैल्यू n की है और पूछ रहा है an। अगर th ना लगे तो वो वैल्यू an की है और पूछ रहा है n। उल्टा है भाई, n देके an पूछ रहा है, कब? जब th लगा हुआ है, और th जब नहीं लगा हुआ है तब an देकर n पूछ रहा है। अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यकीन ना हो तो थोड़ा सा ऊपर चलो और कल के क्वेश्चन की और गौर फरमाओ। यहाँ पे 30 के आगे 30th TH लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? Yes, sir. तो फिर हमने n sir. की वैल्यू 30 ली थी या an की वैल्यू 30 ली थी? याद करो कल के क्वेश्चन में। n की वैल्यू 30 ली थी N की वैल्यू। और an की निकाली थी भाई, a 30 की निकाली थी, यानी एक तरीके से n की निकाली थी ना, है ना। सेकंड क्वेश्चन में भी TH लगा Yes, हुआ sir. है,
सेकंड क्वेश्चन में भी टीएच लगा हुआ है, तो हमने ये 11 जो ली थी वो एन की वैल्यू ली थी या ए एन की ली थी? एन की। और ए एन की निकाली थी, यानी ए 11 की हमने वैल्यू निकाली थी। इस क्वेश्चन में कहीं भी टीएच नहीं लगा हुआ है। 78 के आगे 78 सिंपली बस रखा हुआ है, इसके आगे टीएच नहीं रखा हुआ है। दैट मीन्स इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ एन, इट इज द वैल्यू ऑफ ए एन। शुरू करो इस क्वेश्चन को करना, लिखना स्टार्ट करो, स्टार्ट राइटिंग। Here an AP is given as 3, 3 से है ना, हाँ 3, 8, 13, 5 का गैप चल रहा है, 15, 18 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, 5 टर्म्स दे दी। सो कोई भी एपी अगर हमको फटाफट से मिल जाती है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं उस एपी का? ए एंड डी। ए और डी, सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमको? ए और डी। ए का मतलब क्या होता है? जो A1 होता है वही ए होता है, यानी कि 3। सर इस एपी में 15 नहीं आएगा। इसमें अच्छा सॉरी, डायरेक्ट 18 है, ठीक है 18 डॉट डॉट। हाँ अब बताओ ए क्या होगा? जो A1 होगा वही ए होगा, A1 मतलब पहली टर्म होगी वही ए होगी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 3, ठीक है। एंड डी क्या होगा बताओ? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। हर क्वेश्चन में आपको यही काम करना है, ए की वैल्यू A1 के बराबर और डी की वैल्यू A2 माइनस A1 के बराबर, ठीक है। सबसे पहले ए और डी निकालेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 मीन सेकेंड टर्म क्या है? 8, एंड A1 मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है? 3। 8 माइनस 3 5। ये लो साहब, ए और डी आ गए, यस ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है? नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, हमसे पोजीशन पूछिए या वैल्यू पूछिए बताओ इस क्वेश्चन में? पोजीशन। हमसे पोजीशन पूछिए, वैल्यू तो गिवन है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द टर्म। कौन सी टर्म की पोजीशन पूछी है? 78 की। 78 भी इसमें कहीं ना कहीं होगी, जो वो वाली टर्म होगी उस टर्म की पोजीशन हमसे पूछी है। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर। सो अगर ये 78 की पोजीशन पता करनी है, दैट मीन 78 तो खुद वैल्यू है, तो वैल्यू है तो मतलब इसको मैं ए एन के बराबर ले लूंगा। सो ए एन इक्वल टू 78। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ए एन इक्वल टू 78। अब मुझे बताओ दैट इज ए एन का फॉर्मूला एक्सपेंड करो, क्या होता है? ए प्लस n माइनस इक्वल टू उसकी वैल्यू 78 हो गई। भाई कुछ भी नहीं किया मैंने, ए एन का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया बस। ए एन का फॉर्मूला यही होता है क्या? यस सर। ए प्लस एन। यस सर। अच्छा इसमें से ए और डी की वैल्यू तो है ना? मिसिंग क्या? यस सर। एन। तो बस मैंने क्या कहा था, 3 चीजों में से 4 चीजों में से 3 चीजें तो गिवन होंगी। ये गिवन है ही सही ए एन, ये डी गिवन है ही सही, ये ए गिवन है ही सही, केवल एन मिसिंग है। निकाल लो जल्दी से। तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही सब कुछ किया था, लेकिन ये बस क्वेश्चन थोड़ा समझने की बात है। हो वही रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ था। बताओ ए की वैल्यू क्या है? 3 और डी की वैल्यू क्या है? 5। निकाली हमने। अच्छा एक चीज और बेटा, देखो कल एक को किसको बताया था? निशिता को बताया था। देखो आप लोग भी ये गलती कर सकते हो। देखो x इंटू वाई को हम जनरली एक्स वाई लिख देते हैं ना? यस सर। लेकिन क्या 1 इंटू 2 को 12 लिख सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। 1 इंटू 2 को तो खोल के ही रखना पड़ेगा। 1 इंटू 2 एक्स इंटू वाई को चाहे से खोल के रखो और चाहे से ऐसे बिल्कुल बिना मल्टीप्लाई का साइन हटा के भी लिख सकते हैं एक्स वाई। तो जब यहाँ पे ये डी लिखा हुआ था तो डी और इसके बीच में कोई भी साइन नहीं था, चलेगा। लेकिन जैसे ही डी की वैल्यू 5 लिख दी ना, तो अब यहाँ पे इंटू का साइन लगाना पड़ेगा। जब हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर चुके हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि 1 इंटू 2 है तो 1 इंटू 2 में इंटू का साइन लगाना जरूरी है। हम 12 नहीं लिख सकते इसको, समझ गए?
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. we can remove the multiply sign as long as they are alphabets. जब तक वो अल्फाबेट्स है तभी तक ही हम मल्टीप्लाई का साइन रिमूव कर सकते हैं. द मोमेंट दे कन्वर्टेड इनटू एनी नंबर, कोई भी नंबर जैसे हमने वैल्यू पुटअप कर दी, उसी मोमेंट पे हमको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है. तो कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं ये अपने कैलकुलेशन या प्रेजेंटेशन में, तो इसको सुधार लो अभी से. तो डी की वैल्यू 5 पुटअप कर दी तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई बाय 5. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था, कल ही बताया था शायद, कि दो अप्रोच हैं. या तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो दोनों से, ठीक है, या फिर 5 को मत मल्टीप्लाई कराओ, आप एक एक करके उधर भेजना शुरू करो. तो सबसे पहले 3 को भेज दो, है ना. तो इधर क्या बचा, n-1 इंटू 5. 3 को उधर भेजेंगे, 3 प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, Minus करना. 78 माइनस 3 कितना होगा, 25. 75. अब किसका नंबर है जाने का, 5 का. 5. भाई जो जितना दूर होगा ना वो उतना ही पहले जाएगा. जैसे 3 सबसे दूर था वो पहले गया, फिर थोड़ा नजदीक 5 है वो दूसरे नंबर पे जाएगा, और सबसे नजदीक -1 है, -1 सबसे लास्ट में जाएगा. ठीक है भाई. सपोज करो आपको कह दिया गया कि आपको अपने कुछ लोगों को दूर भेजना है अपन से, तो सबसे पहले आप किसको दूर भेजोगे, जो आपसे थोड़ा दूर होगा, मतलब जो जिससे आप क्लोज नहीं होंगे. और सबसे आखिरी में आप किसको भेजोगे, जो जिससे आप सबसे ज्यादा क्लोज होंगे. होगा ना ऐसा? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, अब इंटू 5 को वहां भेजेंगे, तो इंटू 5 वहां जाके डिवाइड 5 बनेगा उल्टा, Yes, sir. क्योंकि साइन चेंज हो जाता है. 75 बाय 5 क्या होता है, 15. 3. और अब बारी है -1 के जाने की. -1 वहां जाके क्या बनेगा, 15. +1. इसका मतलब 16वें नंबर की जो टर्म है वो होगी 78. अगर उस एपी में ऐसे ऐसे चलता जाऊं ना, 16वें नंबर की जो टर्म होगी ना, 16th टर्म, दैट विल बी 100% 78. अभी अपन क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, चलो उसको, ना. इतना नोट डाउन कर लिया. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जो n की वैल्यू होती है, फिर से सुनो, जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा पोजीशन होती है. तो मैंने n की वैल्यू निकाल ली 16, यानी कि 16वीं पोजीशन पे वो टर्म होगी जो आपसे पूछी गई थी. 78 पूछी गई थी, ये 78 16वीं नंबर की पोजीशन पे आपको दिखाई देगी उस एपी के अंदर. क्लियर है? Yes, sir. तो हम Yes, Yes, sir. sir. देंगे द पोजीशन ऑफ द टर्म 78 इज 16th. अब ये पोजीशन है तो इसके आगे टीएच भी लगाएंगे. हर पोजीशन के आगे हम टीएच लगाते हैं. ये पोजीशन है ना, तो फिर हम इसके आगे 16th लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे. क्लियर है? Yes. क्लियर है यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं. देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर ज्यादा तो नहीं. इसमें 16 ही टर्म्स हैं, तो 16 टर्म्स तक तो हम जा सकते हैं. कई बार तो क्या है, आगे तक 35, 36 या फिर 78, 79 इतनी टर्म्स भी होती है, तो वहां तक तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन यहाँ पे हम करते हैं, देखें ट्राई एक बार कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही भी है कि नहीं है. तो 5 5 जुड़ रहा था, 3 + 5 8 + 5 13 + 5 13, 18, बोलो, +5 24, 24 24, 23 30, 30 कौन बोल रहे हैं? एंजल कौन सी गणित लगाई है? सॉरी गलती से निकल गया सर. 27. 27. वेरी गुड. अरे इधर देखो, 3 3 की सीरीज चल रही है और 8 8 की सीरीज चल रही है. अब 33 38, फिर 43 48, फिर 53 58. उसका सीक्वेंस पहचानो ना भाई. 3 to 13 हुआ, 13 to 23 हुआ, 10 10 जुड़ रहा है ऐसे, और ऐसे भी 10 10 जुड़ रहा है. हो रहा है ना ऐसे? बोलो क्या होगा, 33 38 43 43 देना, 16 टर्म्स हो जाएंगे. 58 63 68 73 एंड 78. बिंगो. देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. तो हमने भी तो फॉर्मूला से वही निकाला, 16th टर्म. Yes, sir. और हिट एंड Yes, ट्रायल sir. मेथड से भी 16th ही आ रही है. इसका मतलब हमारा आंसर सही है.
यानी कि वो फॉर्मूला काम करता है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब आप कहोगे सर ऐसे गिन के निकाल लेते हैं, तो गिन के तो 78 तो थोड़ा नजदीक थी। कल को मैं कहूँ चेक करो भैया 2078 कौन से नंबर पे आएगी, फिर क्या हजारों टर्म्स गिनने बैठोगे? नॉट पॉसिबल ना। तो वहां पे फॉर्मूला। फॉर्मूला ही लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिलीट कर दें। यस सर। यस सर। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अच्छा, फिफ्थ से पहले मैं सिक्स्थ वाला करवाना चाहूंगा क्योंकि ये इससे थोड़ा मिलता जुलता है। चेक वेदर, सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ो। चेक करना है आपको ना, चेक मतलब जांचना है। वेदर, वेदर मतलब कि वो चीज है या नहीं है, वो चीज चेक करनी है आपको, क्या चीज है या नहीं है। इस एपी में 11852, इस एपी में कहीं ना कहीं ये वाली टर्म आएगी या नहीं आएगी, ये आपको चेक करना है। ये वाली टर्म आएगी या नहीं आएगी, ये चेक करना है। पहले तो मुझे बताओ -150 जो है वो पोजीशन है या वैल्यू है? वैल्यू। टीएच नहीं लगा हुआ इसके आगे, है ना। और एक हिंट और है, यस सर। एक हिंट और है, पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर होती है क्योंकि पोजीशन n होती है। तो -150 कोई नेचुरल नंबर थोड़ी ना, नो सर। नेगेटिव नंबर थोड़ा आते हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। पोजीशन तो 1 से स्टार्ट होगी ना, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो ऐसे तो ना कह सकता हूँ नेगेटिव में माइनस में 150वीं टर्म, ऐसी तो टर्म ही नहीं होगी ना, टर्म तो स्टार्ट 1 से होगी। तो उससे भी पता चल रहा है कि ये n की वैल्यू नहीं है, ये an की वैल्यू है। और वो भी है या नहीं है मुझे चेक करना है। मुझसे ये नहीं पूछा कि an ये वाली टर्म कौन से नंबर पे आएगी, भाई 10वें नंबर पे आएगी या 25वें नंबर पे आएगी, ऐसे नहीं पूछा मुझसे। मुझसे पूछ लिया इसने कि ये टर्म इधर आएगी या नहीं आएगी, कितना, इतना बता दो बस, आएगी या नहीं आएगी। तो पहले तो मुझे बताओ, पहली नजर में देख के लग रहा है क्या भाई ये इसमें, इस एपी में कहीं ना कहीं आ सकती है। अब पता है वो कैसे पता लगाएंगे। देखो सबसे पहले ये चीज देखो कि एपी डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मींस ये आगे चलते जाए तो नेगेटिव तो जा सकती है ना। यस सर। और वो टर्म भी नेगेटिव है, वो टर्म भी नेगेटिव है। दैट मींस आ तो सकता है भाई, आएगा नहीं आएगा दैट इज एन अनदर थिंग, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये आ तो सकता है, ऐसा लग रहा है, लग रहा है ना। तो अब चेक करते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो स्टार्ट राइटिंग। Here the given AP is, बिल्कुल सेम जैसा फोर्थ में किया था डिट्टो, उसकी कॉपी करनी है, बस लास्ट में जाके थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट। 11852, 90% क्वेश्चन अभी अभी जो हमने किया है सेम वैसे के वैसे कर दो। क्या किया था एपी लिखने के बाद, फिर हमने बताओ नेक्स्ट स्टेप। ए और डी की वैल्यू निकाली। ए जो होता है वो A1 के बराबर होता है यानी 11, एंड डी जो होता है वो A2 एंड A1 का डिफरेंस होता है यानी A2 - A1 यानी 8 - 11। कितना होगा 8 - 11? -3। यहाँ तक हो गया? यस सर। यस सर। अब हमसे क्या पूछा है, नाउ वी आर रिक्वायर्ड, हमको इस क्वेश्चन में चेक करना है ना, फाइंड कुछ नहीं करना, केवल चेक करना है। टू चेक वेदर -150 is a term of the given AP। -150 इस AP की कोई टर्म है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो अब क्योंकि ये वैल्यू है, ये पोजीशन नहीं है, तो वैल्यू को हम an के बराबर रखेंगे ना। सो वी विल टेक an की वैल्यू इक्वल टू -150, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। क्लियर यहां तक? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम फॉर्मूला बनाओ। an का फॉर्मूला क्या, a + n - 1 × d। an कौन सा फॉर्मूला है बताओ, कोई पूछे an कौन सा फॉर्मूला है तो क्या कहोगे, nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल टर्म का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, nth टर्म या फिर जनरल टर्म, जो हमने कल स्टार्ट किया, इक्वल टू -150।
बोलो भाई, ए की वैल्यू है हमारे पास, Yes, sir. बोलो क्या है? Yes, sir. 11. 11। 11. एन तो मिसिंग है, एन को एज इट इज रहने दो। डी की वैल्यू है Minus 3. -3। Minus 2 इंटू माइनस, अब माइनस वाला नंबर हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो, इंटू -3 -150। ठीक है साहब। अगली स्टेप में क्या किया था हमने, इस 11 को भेजेंगे वहां पे, सबसे दूर वाला सबसे पहले जाएगा, भेजो। तो n-1 इंटू -3 एज इट इज। दिव्यांग अपना माइक ऑफ कर दे। हाँ, n-1 इंटू -3 अपनी जगह पे। जो 11 है वो यहाँ पे प्लस में है, मतलब प्लस से कनेक्टेड है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस से कनेक्ट हो जाएगा। Yes, sir. तो -150 ऑलरेडी है, 11 माइनस का और गया, तो -150 -11 क्या बनेगा? -160 ठीक है, अब कौन जाएगा वहां पे, अब किसकी बारी है बता? minus -3। अब -3 आपको जाना है, -3 उधर जाएगा तो क्या कैसे कनेक्ट होगा 161 -161 से? ये नंबर उस नंबर से किस तरह से, किस ऑपरेशन से कनेक्ट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा ऑपरेशन क्या होता है, डिवाइड। तो उधर जाके ये -161 से -3 डिवाइड हो जाएगा। चलो माइनस से माइनस तो कट गया, तो 161/3 हो गया। अब 161/3, अब 161/3 को डिवाइड करना है, मतलब 161 को 3 से डिवाइड करना है। चेक करते हैं ये पूरा पूरा डिवाइड होता है क्या? पूरा पूरा तो मुझे लग नहीं रहा कि ये होगा, बताओ ये पूरा पूरा कैसे पता लगाते हैं हम? जल्दी नहीं, जल्दी से पता लगाने का तरीका होता है कि 3 से divisibility आइडेंटिटी होती है ना, डिविजिबिलिटी का मेथड, प्लस करने का मल्टीपल आया तो 3 से डिवाइड होगा। वेरी गुड। हमको ये चेक करना है डिविजिबिलिटी को, कि एक सेकेंड, इसको क्या हुआ, ठीक है। 161/3 अपन कैसे चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती है? 1 + 6 + 1 करो। 1 + 6 7, 7 + 1 8। तो 8 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। दैट मीन्स ये पूरा No, नंबर डिविजिबल नहीं होगा, पता चल जाएगा। तो चलो नहीं है तो अब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। या फिर एक काम करो, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है तो उसको एज इट इज रहने दो, छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं हुआ ना। अभी -1 को भी तो यहाँ लाना है, -1 को एक बार यहाँ पे ले आओ, फिर आप सॉल्व कर देना उसको पूरा ना। तो अब n के साथ -1 जुड़ा हुआ है, तो -1 को भी वहां भेजना पड़ेगा n की वैल्यू निकालने के लिए। तो -1 भैया, अब आप भी जाओ अंतिम में, Yes, sir. ठीक है। -1 आ जाओ, 161/3 तो है ही, -1 इधर आके क्या बनेगा? +1. तो 3 LCM ले लूं तो इट बिकम्स 161 + 3 बन जा 3। व्हाट इज 161 + 3? 164/3। ठीक है, अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा पूरा, है ना? नहीं हो रहा है ना? चलो नो सर, अब इसको कन्वर्ट कर लो, है ना? तो इसको मैं कन्वर्ट करूं तो 3 5 जा 15, बचा 1, 14 हुआ, 3 4 जा 12, और 12 14 में से 12 गया तो 2 बचा, 2/3, 54 2/3 आंसर आया। या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो 54.6666 इस तरीके से आएगा ना, यही आंसर आएगा। यस सर, ठीक है, यस सर। अब सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि -150, आपसे पूछा गया था कि -150 वहां पे एक टर्म के रूप में आएगी या नहीं आएगी। आपने क्या करा, -150 को टर्म मानते हुए उसको an से इक्वेट कर दिया, इसको सॉल्व करते गए। इसको सॉल्व करने से n की वैल्यू आ गई 54 2/3, या शॉर्ट में कहूँ 54.66। इसका मतलब इस पूरी बात से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि -150 वहां पे टर्म के रूप में तभी आ सकती है जब उसकी पोजीशन ये हो, जब उसकी पोजीशन ये हो। अब बताओ, किसी भी एपी में ऐसी पोजीशन हो सकती है क्या किसी भी टर्म की 54.66? नो सर। की फोर्थ टर्म होगी, या फिर जस्ट उससे अगली टर्म क्या होगी, 55th टर्म होगी। 50 टर्म थोड़ा ना होगी कोई 54.666 करके। No, sir. No, नहीं sir. होगी? No, नहीं sir. होगी ना?
भाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के बाद मैं ऐसे थोड़ा ना कहूंगा 3.5वीं टर्म, मैं सीधे फोर्थ टर्म पे जाऊंगा ना थर्ड से। भाई थर्ड से जंप करके फोर्थ Yes, पे आएंगे ना, नेचुरल नंबर्स में ही मूव करेंगे, 3 4 5। तो 54 के बाद सीधे 55 पे आऊंगा मैं, 54.6 से ये एक तरीके से 54.5वीं टर्म है। तो ये -150 को अगर उस एपी में रखना है तो 54.5वीं टर्म पे रखना पड़ेगा। अब 54.5वीं टर्म होती नहीं है, या तो 54वीं टर्म होती है या 55वीं टर्म होती है। दैट मीन्स -150 वहां पे टर्म के रूप में नहीं आ सकता। तो इस बात से क्या लॉजिक साबित होता है, जब भी आपसे कहे कि आप चेक करो कि ये इस एपी में टर्म के रूप में आएगा या नहीं आएगा, आप तो कुछ ही मत करो, ए एन के इक्वेट कर दो उसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करते करते अगर एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाए जो कि वैलिड वैल्यू होती है एन की, क्या 1 2 3 4 ऐसी कोई वैल्यू आ जाए तो वो उसकी टर्म होगी। और अगर वैलिड वैल्यू नहीं आती, जैसे इसमें नहीं आ रही ना, नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, तो फिर यानी कि वो उसकी टर्म नहीं होगी। समझ गए? ठीक है। yes, sir. जैसे पिछले क्वेश्चन में एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ रही थी, 16 आ रही थी, यानी वो 16वीं टर्म है। अब इसमें ऐसी वैल्यू आ रही है, यानी वो इस वाली टर्म है और इस वाली टर्म होती नहीं। क्लियर? तो मैं लिखूंगा हेयर द पोजीशन ऑफ द टर्म -150 is 54.66, which is not a valid position, इसको सीधे मैं डेसिमल में लिख देता हूँ 54.66, which is not a valid position. Which is not a valid position as the term, yeah, as any term can be, as any term can be 54th, कोई भी टर्म या तो 54th टर्म होगी और 55th, पर उनके बीच की नहीं होगी, but not 54.66. Therefore, hence we can say that -150 is not a term of the given AP. That's it. ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा। बोलो बेटा। सर फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं करवाया ना आपने अभी तक? नहीं, फिफ्थ वाला भी करवाएंगे। ओके सर। आकांक्षा, आप फॉर्म जमा करा गए? यस सर। मैम को करवा के गए क्या? यस सर, भाई के साथ भेज दिया था। अच्छा, एंजल आपका नहीं आया फॉर्म, अंशिका का नहीं आया, और सृष्टि का भी नहीं आया। सर मेरा फॉर्म ले लिए थे क्या? हाँ, आपका आ गया। तो जिसका सर नहीं कल आ आया, जाएगा मेरा फॉर्म। एंड धैर्य आपका भी नहीं आया, धैर्य शर्मा। यस सर। विदाउट फॉर्म आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है किसी का भी, प्रोविजनल है, याद रखना। यस सर, कल आ जाएगा मेरा फॉर्म। हाँ, सर मेरा तो आ गया ना। दीपेश का आ गया, दीपेश का आ गया। जिसका नाम लिया वो अपने अपने फॉर्म जमा कराओ जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है। देखो मैं अगर आपको इस क्वेश्चन की पिक्चर एक मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो मैंने लिखा 2 4 6 8 ... मैंने कहा बताओ इसमें इस एपी में अभी आपको कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं? 4. 4 तो दिखाई दे रही है, 4 तो दिखाई दे रही है। इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे बताओ कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कितनी दिखाई दे रही है, मैं कह रहा हूँ कितनी हैं। तो कैन यू एस्टिमेट कि कितनी है?
भाई पता लगा सकते हैं कितनी है? नहीं, कैसे पता लगाओगे? कितनी भी हो सकती हैं, आगे चल के 3-4 टर्म्स भी हो सकती हैं, 300-400 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3000-4000 टर्म्स भी हो सकती हैं, या हो सकती है कि उससे भी ज्यादा हो। पता नहीं लगा सकते ना कितनी टर्म्स हैं इसमें, इनफाइनाइट एपी है तो। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पे 20 से इसको पैक कर दूं, अब इवेल्युएट कर सकते हो कितनी टर्म्स होंगी इसमें? Yes, sir. करो Yes, sir. करो 10. 10। ये तो क्या है, इजी सी एपी थी, 2 की टेबल चल रही है, 2 1 या 2 2 2 या 4, तो लास्ट में 2 10 या 20 तक है, दैट मींस 10। तो ये तो चलो इजी थी, पता लगा लिया। तो आपने एक चीज एनालाइज करी कि लास्ट टर्म गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों क्वेश्चन में देखो लास्ट टर्म गिवन है, इस एपी को इसने एक टर्म से पैक कर दिया, मतलब दीवार खड़ी कर दी, भाई इससे ज्यादा नहीं जाएगी तू, 205 पे ही रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जाना तेरे को, इस एपी को -47 से आगे नहीं जाना। तो एक बार ये एपी स्टॉप हो गई, मतलब ये फाइनाइट एपी बन गई, तो फाइनाइट एपी के नंबर ऑफ टर्म्स को पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? पता कैसे लगाएं वो एक अलग बात है, अभी सिखा रहा हूँ वो कैसे लगाएंगे, लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि पता लगाया जा सकता है। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सीखते हैं कि कैसे पता लगाएं। अब हम ये सीखते हैं कि कैसे पता लगाएं। तो फर्स्ट वाला मैं करवा रहा हूँ, सेकेंड वाला अभी से ही आप मार्क कर दीजिए होमवर्क, ये वाला फर्स्ट वाला मैं करवा रहा हूँ। तो गिवन एपी लिख लेते हैं एक बार, हेयर स्टार्ट राइटिंग, द गिवन एपी इज what is the given AP? 7 13 19 एंड फिर 3 ही गिवन है, बाकी के छुपी हुई हैं टर्म्स, फिर आखिरी टर्म गिवन है कितनी? 205। ये एपी गिवन है मुझे, एक सीरीज गिवन है। हो गया नोट डाउन यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. सो इस हिसाब से जैसे जब भी कोई एपी गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले ए निकालते हैं, A and D, sir. ए एंड डी निकालते हैं। तो ए किसके बराबर होता है? A1 के बराबर यानी 7, एंड डी किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देख लो, यानी कि 13 - 7 करके देख लो कितना आएगा। 5. वेरी गुड। कौन सी क्लास में Sorry, six. दिव्यांग? ठीक है, तो ए तो आ गया 7 एंड डी आ गया 6। यहाँ तक कोई डाउट? ये तो हम हमेशा से ही करते हैं, पिछले 2 क्वेश्चंस में भी किया था ये चीज, तो यहाँ तक तो डाउट होनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट? No, sir. No doubt, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं थी, वो है लास्ट टर्म। इसमें हमको क्या गिवन है? लास्ट टर्म। Last. अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, उसी एपी को लेता हूं मैं एग्जाम्पल वाली, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी। 2 4 6 8 10। अगर मैंने कहा एपी यहाँ पे स्टॉप हो गई, ये लास्ट टर्म है इसकी, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में? 5 5. तो अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तो फिर लास्ट टर्म 5th टर्म हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तो जो लास्ट टर्म होगी वो 5वें नंबर की तो होगी ना? यस सर। यार Yes, sir. मैंने कहा एक रेलगाड़ी में 20 डब्बे हैं, बता आखिरी वाला डब्बा कौन से नंबर का होगा? आप कहोगे यार कैसा क्वेश्चन है, अगर टोटल डब्बे 20 हैं तो आखिरी वाला डब्बा 20वें नंबर का ही तो होगा ना? आया ना? यस सर। मैंने कहा हाँ। Yes, sir. तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये लास्ट टर्म है, तो अगर मैं इस टर्म की पोजीशन निकाल लूं, तो जो इस टर्म की पोजीशन होगी उतनी ही टर्म्स इसमें होंगी या नहीं होंगी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. समझ में Only. आया? लॉजिक समझ में आया? मैं अगर चलो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं बेटा, इस एपी में ना ये 10वें नंबर की टर्म है, 10th टर्म है,
और फिर मैं ही आपसे पूछूं कि बेटा ये लास्ट टर्म जो है 10वें नंबर की टर्म है, मुझे बताओ टोटल टर्म्स कितनी, आप कहोगे ना 10 टर्म्स है, कहोगे नहीं कहोगे? यस सर। तो हालांकि ये 10th टर्म नहीं है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था। तो अब आप पता लगा लो ना, आप पहले पता लगा लो कौन से नंबर की टर्म है, और कौन से नंबर की टर्म है पता लगाना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। अभी 2 क्वेश्चंस में आपने वही तो पता लगाया, मतलब ये वैल्यू गिवन है, आप इसकी पोजीशन पता लगा दो, यानी n की वैल्यू पता लगा दो। तो वो जो n की वैल्यू होगी वो इसकी पोजीशन होगी, और जो इसकी पोजीशन होगी वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलो तो अब अपन करते हैं ऑल्सो। अच्छा, लास्ट टर्म को मैंने आपको बताया था, याद हो तो L से डिनोट कराते हैं, L लेटर से डिनोट कराते हैं लास्ट टर्म को हमेशा ना। यस सर। ये भी गिवन है ना। एंड वी आर रिक्वायर्ड, पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखा करो, और हमसे क्या पूछा है वो लिख दिया करो। इसमें क्या पूछा है हमसे? नंबर ऑफ टर्म्स। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द एपी। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लास्ट टर्म की पोजीशन निकालेंगे, ठीक है ना। सो वी विल फाइंड द पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म, we will find the position of the last term। तो लास्ट टर्म की पोजीशन निकालनी है, तो जिस टर्म की पोजीशन निकालनी होती है उसको an के बराबर मान लेते हैं अपन। यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, दैट इज सो an की वैल्यू रख दो लास्ट टर्म के बराबर। अच्छा, जब मैं आपको नोट्स लिखवा रहा था तो मैंने आपको एक चीज कही थी, याद है आपको? कहीं क्लिक कर रही है वो चीज? मैंने आपको कहा था कि an और l को अक्सर क्वेश्चंस में बराबर लेना ही पड़ता है, याद है? कहा था मैंने, याद करो। यस सर। जब मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिखवा रहे थे हम, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि, और मैंने फॉर्मूले में भी ऐसा ही फॉर्मूला लिखवाया था, l इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, L और an को अगर L गिवन है, अगर गिवन ही नहीं है तो बात अलग है, बट इफ इट इज गिवन तो उसको हमको जनरली an के बराबर ही रखना पड़ता है, किसी न किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, इसमें भी रखना पड़ रहा है। an को हम एक्सपेंड कर देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसको मुझे l के बराबर रखना है। अब वैल्यूज पुटअप कर दो, बस आंसर है। a क्या है? a की वैल्यू देखो ऊपर 7, n मिसिंग है, वी वांट टू नो अबाउट n, और d क्या है? 6, और l भी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, कितना है? 205, 205। ठीक है साहब, इसको सॉल्व करो, 7 को वहां भेजो पहले, तो 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, करो माइनस। 198। अब 6 की बारी, तेरा क्या होगा? 6 तेरा मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा, n माइनस 1 भेजो भाई इसको भी वहां पे, मल्टीप्लाइड बाय 6 विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिवाइडेड बाय 6, करना डिवाइड। 33। अब तेरा क्या होगा? -1, बताओ -1 का क्या होगा? +1। कर दो करो। 34। इसका मतलब n की वैल्यू 34 है, इसका मतलब जो 205 है वो इस एपी में 34th पोजीशन पर है। अब वो 34th पोजीशन पर अगर 205 है और वो लास्ट टर्म भी है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34 ही होंगी। यस सर। यस सर। So the position of the last term, लिख भी लो, क्या थी? 205। The position of the last term 205 is, क्या पोजीशन है? 34th पोजीशन है। 34th पोजीशन लिख लो या 34th टर्म लिख लो। Therefore total number of terms in the AP, टोटल, माइक ऑफ करो। भाई अभी नहीं, मम्मी जा तो देख भी ली।
यश माइक ऑफ करो अपना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इक्वल टू 34 टर्म्स। पीछे से आंसर भी मैच करो फटाफट। यस सर, यही है। यही है, ठीक है, हो गया नोट डाउन सबका। यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब अगला क्वेश्चन कर सकते हो ना होमवर्क, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। Yes, sir. करना है, फर्स्ट टर्म इसको लेना है, डी निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस करना है, और एल को ये लेना है, और फिर एल को ए एन के इक्वेट कर देना है। एन की वैल्यू निकालनी है, जो एन की वैल्यू निकलेगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर पीछे 43 आ रहा है आंसर। 43 आ रहा है, आर यू श्योर? No sir, Yes, sir. 34 ही है। सर 34 ही। गलत देख लिया आकांक्षा। 5.2 का चेक। सर हमने नहीं बोला। किसने बोला था? सर अनुष्का। अनुष्का चेक करो अच्छे से बेटा। सर 43 है। ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी गलतफहमी। क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं, सेकंड पार्ट होमवर्क मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। किसी एपी का 31st टर्म पता लगाओ। अगर उसी एपी का 11वां टर्म ये है और 16वां टर्म ये है, तो किसी भी एपी के अगर 2 टर्म्स गिवन हैं तो उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हो आप। यस सर। ऐसा काम आपने किस क्वेश्चन में किया बताओ? फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में यही तो किया। फोर्थ क्वेश्चन में Yes, sir. कुछ ब्लैंक्स थे, कुछ टर्म्स गिवन थी, तो मिनिमम 2 टर्म्स अगर आपको गिवन थी तो आपने ये वाली टर्म भी निकाल ली, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली। अरे इसमें तो इतनी सारी निकाली थी, इसमें तो केवल एक ही निकालनी है, तो हो जाएगा होमवर्क भाई। Yes, 11th sir. टर्म गिवन है, यानी A11 गिवन है। A11 को कैसे एक्सपेंड करोगे बोलो? A plus 10D. प्लस 10D। 38। और 16th टर्म गिवन है, 16th टर्म का मतलब A16 कैसे एक्सपेंड करोगे? A plus 15D। प्लस 15D। 73। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, वहां से A की वैल्यू आ जाएगी और D की वैल्यू आ जाएगी। एक बार A और D की वैल्यू आ जाए फिर आपको पता क्या लगाना है? 31st टर्म को पता लगाना है, यानी A31 पता लगाना है। A31 को एक्सपेंड करो। A plus 30D। तो A की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देना जो भी वहां से निकली, और D की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देना जो भी निकली, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब आप देखो 8th वाला पढ़ो। एक एपी में कुल टर्म्स कितनी है? कुल टर्म्स कितनी है? 50। एक एपी में टोटल टर्म्स कितनी है? सर आपको ना वॉइस क्लियर कट रही है। बाकी बच्चों को आ रही है क्लियर? नो सर, अटक अटक के आ रही है। नो सर, अटक के आ रही है सर। अटक अटक क्या है? एक मिनट रुक जाओ फिर। तो ये माइक ऑफ करो, किसका चालू है? अब ठीक आ रही है? Yes, sir. यस फटाफट से एक ये 3rd and 9th टर्म विच टर्म होगा। चलो 8th क्वेश्चन लास्ट करते हैं, फिर बाकी हम कल करेंगे। होमवर्क किए, मैं समझा रहा हूँ, बस चेक करो। एक एपी में टोटल टर्म्स कितनी है? 50। 50. ठीक है, अब आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको 2 टर्म्स दे रखी थी, 11th टर्म दे रखी थी और 16th टर्म दे रखी थी। इस क्वेश्चन में भी आपको 2 टर्म्स दे रखी है। देखो, एक तो 3rd टर्म दे रखी है और एक लास्ट टर्म दे रखी है। अब आपको सर लास्ट टर्म क्यों दी? कोई नंबर देता ना, तो नंबर दे दिया ना। अगर टोटल टर्म्स 50 हैं तो लास्ट टर्म 50वीं तो होगी। Yes sir. यस सर। ठीक है, टोटल टर्म्स 50 हैं, लास्ट टर्म दे दी मतलब 50वीं टर्म दे दी, तो वही 2 टर्म्स दे दी आपको, यानी A3 दे दी। बोलो A3 को एक्सपेंड करो। A A plus plus 2D। क्या दे दी? 12। और लास्ट टर्म दे दी मतलब 50th टर्म दे दी, मतलब A50 दे दी। A50 को एक्सपेंड करो।
A A plus plus 49D. 49D. कितनी दी 106। 106. इन दोनों को सॉल्व करोगे इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से तो a एंड d की वैल्यू मिलेगी आपको। इस a और d की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, जो भी टर्म्स आपसे पूछी है। कौन सी टर्म पूछी है, 29th टर्म पूछी है। तो 29th को एक्सपेंड करो, a29 को a प्लस A plus 28D. a की वैल्यू यहाँ पुट करें, d की वैल्यू यहाँ पुट अप करें, आंसर लाएं। हो जाएगा ये भी। यस सर। Yes, sir. ना करके आओ। 3 क्वेश्चन होमवर्क हो गए आज के, एक तो इसका सेकंड पार्ट, एक क्वेश्चन नंबर 7 एंड एक क्वेश्चन नंबर 8। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा। चलिए बाकी क्वेश्चंस फिर कल करेंगे। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड कीप लर्निंग। बाय। थैंक यू सर। बाय Bye, सर। sir. Bye, sir. बाय बाय। बाय सर।